अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ में हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सबसे पहले बात तो करना चाह रहा हूँ, सिलेक्टेड जजेस नामंजूर, सिलेक्टेड इंसाफ नामंजूर, सिलेक्टेड केसेस नामंजूर। बड़े बड़े केसेस हैं और चंद जज ऐसे भी हैं जो इतने बड़े बड़े ओपन शट केसेस को भी सुनने से इनकार कर देते हैं। और इस तरह के फैसले भी सामने आ रहे हैं, इस तरह की ज़मानतें भी सामने आ रही हैं कि जिस पर पूरी कौम सरापाए एहतजाज है, इस पर बात की जा रही है। तो वो क्या मामलात हैं ये जजेस के हवाले से। मैं अदलिया की बात तमाम जजेस की बात नहीं कर रहा, यानी अदलिया की हम बात नहीं कर रहे, मखसूस मैंने कहा ना सिलेक्टेड जजेस जो नामंजूर के नारे हर शख्स लगा रहा है आज पाकिस्तान में, उसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया भरा हुआ है पूरा, इस पर देख सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और हम बात ये भी करेंगे कि जनाब आज चूँकि 26 मई है और 26 मई 1990, 26 और 27 मई 1990 भी सिंध वाले लोग ख़ास तौर पर भूल नहीं सकते। सानिया पक्का किला, यानी एक तो 88 में हुआ था ना सानिया, वो नहीं। ऑपरेशन के नाम पर जो कुछ हुआ, पुलिस ने जो कुछ किया, उसकी हकीकत क्या है? उस पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि 26 मई के हवाले से। और बात हम ये भी करेंगे आज, बल्कि आगाज़ तो मैं बड़ी सैड एक न्यूज़ से करता हूँ। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, सदाकार सैयद तलत हुसैन इंतकाल कर गए आज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और 1940 में दिल्ली में पैदा हुए और उसके बाद वो पाकिस्तान अपने वालिदैन के साथ तशरीफ़ ले आए। बहुत पढ़े लिखे और पहले पाकिस्तानी फ़नकार जो बाकायदा 70 की दहाई में बाहर से जाकर अदाकारी की ट्रेनिंग लेकर आए थे पाकिस्तान। और वहाँ उस ज़माने में ये बताते हुए भी कभी उन्होंने शर्म महसूस नहीं की कि वहाँ पढ़ाई के साथ-साथ अपने गुज़र-बसर के लिए वो वेटर का काम किया करते थे। और पाकिस्तान में फिर वापस आए और फिर उनकी अदाकारी के हम सब मद्दाह हैं। और अल्लाह ताला अ, उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। बहुत ही बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का। और इस नाचीज़ ने भी 2-3 बार उनका इंटरव्यू करने का इज़्ज़ात हासिल किया। उनके बारे में कहा जाता था, बड़े मूडी फ़नकार तो ख़ैर सारे मूडी होते हैं, लेकिन इनके बारे में, लेकिन मुझे तो जब भी वो मिले, बहुत ही शफ़क़त से पेश आए। कभी उन्होंने गुस्से का इज़हार नहीं किया। मैं अक्सर व बेशतर उनसे जब मिलते थे आर्ट्स काउंसिल में भी, और पीटीवी पे कोई प्रोग्राम होता था तो हम चले जाते थे, तो वहाँ भी मिलते थे। बड़े अच्छे अंदाज़ से गुफ्तगू करते थे, बड़ी खुली-डुली गुफ्तगू होती थी। बड़े पढ़े-लिखे आदमी थे और ड्रामे भी लिखे हैं चंद, और बड़े वो उसमें बड़ी मुतनाज़ा भी करार दिया गया उन ड्रामास को। लेकिन चूँकि पढ़ा-लिखा जो आदमी होता है, फिर उसके पास दलाइल से वो बात कर रहा होता है। तलत हुसैन साहब भी ऐसे ही लोगों में से। और पाकिस्तान की तारीख़ जब भी लिखी जाएगी अदाकारी के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से, तो उन 2-3 लोगों में इनका नाम यकीनी तौर पर सर-ए-फ़हरिस्त होगा, जिन्होंने अनमिट नकूश छोड़े हैं अपनी अदाकारी के। वो बेहतरीन और बड़ी खूबसूरत और मुनफ़रिद आवाज़ और लब ओ लहजे के मालिक थे, हम सब जानते हैं। अच्छा, सानिया पक्का किला के हवाले से मैं कहूँ कि ये जो सानिया पक्का किला हुआ, हैदराबाद के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये 26 मई को हुआ और 1990 स्याह तारीख़ का दिन करार दिया जाता है। और अनगिनत माँओं की गोदें उजाड़ दी गईं। इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं बताऊँ कि पहली बात तो ये हुआ क्यों? हुकूमत ने उस दौर में ये कहा कि जनाब पक्का किला में जनाब दहशतगर्द मौजूद हैं, उनके पास असलहा मौजूद है और वो फलाँ, 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 फलाँ मतलूब है। ये कहते हैं, जी हुकूमत ने उस दौर में ये कहा, हमारे पास ये इत्तला मौजूद है। और हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत की ये बात हो रही है। अच्छा, जबकि एमक्यूएम ने इसके बाद ये कहा, जब ये ऑपरेशन के नाम पर जो कुछ भी वहाँ हुआ, एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये था कि जी चूँकि हम पीपल्स पार्टी की काबीना से अलहदा हो गए हैं, तो उसकी सज़ा दी जा रही है और हमारे खिलाफ ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और नाम रख दिया कि जी दहशतगर्दों को, छुपे हुए हैं दहशतगर्द वहाँ, और उनका ताल्लुक ज़ाहिर है फिर एमक्यूएम और तमाम। खैर ये हुआ और पहले चारों तरफ से पक्का किला को घेर लिया गया और पुलिस की वर्दी में मलबूस जो लोग थे, उन्होंने घेरा और फिर दाखिल हुए, अंधाधुंध फायरिंग की। और बल्कि पहले जब घेराव किया उन्होंने, तो वहाँ कहा जाता है पानी की लाइनें काट दी और ब्रस्ट मारकर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए थे बिजली के, उनको उड़ा दिया गया। बिजली भी बंद हो गई, पानी भी बंद हो गया, गैस बंद कर दिया गया। और ये जब चीज़ें सुनते हैं आज के दौर में नौजवान बच्चे, वो कहते हैं ये तो मतलब
کیا یزیدیت ہوگی جو کربلا میں ہوا. جو کچھ ہوا ہم سنتے آئے تاریخ، اور ظاہر وہ بھی اس کی وجہ سے تو ظاہر اسلام آج زندہ ہے. ثانیہ جو رونما ہوا کربلا میں اور اسلام کو بچا لیا گیا. تو بہرحال لوگوں نے سوچا شاید یزید اس دور میں ختم ہو گیا وہیں پر. نہیں، یزید تو بیسیکلی ایک نام ہے نا مائنڈ سیٹ کا. تو یہ جو اس طرح کی بات ہم سنتے ہیں کہ بجلی کاٹ دی، گیس کاٹ دیا، پانی بند کر دیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، تو پھر ظاہر بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں. اس پر لوگ کیوں بات نہیں کرتے؟ دیکھیے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی تو بات پورا پاکستان کرتا ہے، کی بھی جانی چاہیے. 27 دسمبر کی بھی ہم بات کرتے ہیں، 12 مئی کی بھی ہم بات کرتے ہیں. اس طرح کے جو ثانیات ہیں ان کی کیوں بات نہیں کی جاتی؟ یا پاکستان کے دیگر صوبوں میں رہنے والے لوگ، وہاں کے سیاستدان کیوں بات نہیں کرتے؟ اس کو صرف ایم کیو ایم سے منسوب کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے لوگ تھے. ارے بھائی پاکستانی تھے، وہ سارے مسلمان تھے، اردو بولنے والے تھے، تو کیا ہوا؟ اور ایم کیو ایم کیا پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں رہی؟ کیا نون لیگ کے اتحادی نہیں ہے؟ ان کو بھی خیر پوچھنا تو چاہیے آگے، لیکن بہرحال ان کی اپنی فلاسفی ہے. تو اس دن جناب فائرنگ کی گئی، اور پھر بیچاری خواتین جو ہیں جن کے ہاتھ میں اسلحہ، تو کیا ہونا تھا؟ ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، سینے سے لگائے، کوئی سر پہ رکھے، دہائیاں دیتی ہوئی کہ خدا کے لیے بے گناہ لوگوں کو مت ماریے، کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے. وہ باہر نکلی تو ان پہ بھی گولیاں برسائی گئیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 50 سے زائد لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. اور یہ سب کچھ ہوا، اور آج تک پتہ نہیں چلتا کہ کیوں کیا گیا. اچھا بچایا کس نے؟ یہ بڑی اہم چیز بتا رہا ہوں آپ کو. آپریشن پولیس کی وردی ملبوس لوگوں نے کیا کہا جاتا ہے، لیکن بچانے والی تھی پاک فوج. فوج آئی ہے، فوج نے آ کر کنٹرول سنبھالا، لوگوں کو بچایا، ورنہ اموات اس سے کہیں زیادہ ہو جاتی. یہ بھی ظاہر پاک فوج کا کریڈٹ ہے کہ ایسے موقع پر وہ لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے بچا لیا. اب آ جائیے دوسری جانب، عدلیہ کے چند ججز اداروں سے کیوں ٹکراؤ چاہتے ہیں؟ کس کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہیں؟ پتہ نہیں. خان صاحب کے تھر ضمانتیں، ٹیریان کا جو کیس ہے، امریکہ عدالت نے کہا کہ خان کی بیٹی ہے، اوپن شٹ کیس، اور یہاں پاکستان میں ہمارے ججز نے سننے سے انکار کر دیا. اندازہ کریں وہاں فیصلہ ہو چکا. حالانکہ باہر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے جی وہاں تو میرٹ پہ تمام چیزیں سنی جاتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. تو وہ شخص کا اخلاقی سے دیوالیہ پن اور کیا ہوگا کہ وہاں ایک ناجائز بیٹی اور فلاں فلاں فلاں. یہاں بھی جو کچھ ہوتا رہا، میں ذاتیات پہ کبھی گیا نہیں، لیکن اس کیس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور یہاں ہماری عدالتوں نے اس کیس کو سننے سے ہی انکار کر دیا کہ جی اس کیس میں ہے کیا، ہم بات کیا کریں. یہ ایک طرف یہ ہم دیکھ رہے ہیں. سلیکٹڈ ججز ہیں، سلیکٹڈ انصاف ہو رہا ہے، سلیکٹڈ کیسز سنے جاتے ہیں. لگتا ہے یہ پاکستان میں اور کسی کے بھی کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہیں ہی نہیں. تمام کیس پی ٹی آئی والوں کے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کے کیسز سنے بھی جا رہے ہیں، عدالتوں میں لگ بھی رہے ہیں، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، ختم بھی ہو رہے ہیں. اور کچھ کیسز ایسے ہیں جو بار بار دہائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ خدا را ہمارا کیس سن تو لیجیے، ہمارا کیس سن تو لیں. میرٹ پہ فیصلے تو بات کی بات ہے، پہلے سننے کے لیے تیار تو ہوں. اس سارے کیس کیوں انہی کے سنے جا رہے ہیں، کیوں انہی کے لگ رہے ہیں، اور چند مخصوص ججوں کے پاس ہی کیوں لگتے ہیں، اور جج مخصوص فیصلے ہی کیوں صادر کر رہے ہیں. اور یہ جو لاسٹ فیصلہ ہوا یہ بھی بڑا اہم ہے، اور یہ فیصلہ ظاہر ہے مشکلات ہے، ملک کو مشکلات ہوں گی اس فیصلے سے، کیونکہ جس طرح بلایا ہے محسن اختر کیانی صاحب نے 8 صفحات کا جو فیصلہ، اور کہا ہے کہ لائیو نشریات ہوں گی اس کی. اور دیکھیے اداروں کے لوگوں کو جب آپ بلائیں گے، اور خفیہ اداروں کے لوگوں کو خاص طور پر سامنے نہیں آتے، چونکہ وہ ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے خفیہ آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں ظاہر ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے، سالمیت کے لیے، بقا کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان کو اگر آپ ٹی وی پہ دکھا دیں تو پھر رہ کیا جائے گا؟ یہ تو آپ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنے والی بات ہے نا، ان کی تشہیر کر کے. پھر آپ لائیو دکھائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ آپ کمنٹس کریں گے، یہ ان کے الگ تسلیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ. تو یہ اس طرح کے فیصلے جب آتے ہیں تو لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے اس بات کا کہ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مشکلات میں ملک کو کیوں دھکیلنا چاہ رہے ہیں. اب یہ سا آپ کسی سیاسی جماعت کی محبت میں کر رہے ہیں، کسی شخصیت کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں آپ. انصاف کے تقاضے تو پھر میں نے کہا نا کہ لاکھوں کیسز زیر التوا ہیں، ان کو نہیں سن رہے آپ. بہت سارے لوگ آج بھی چاہتے ہیں ہمارا کیس لگے، بات ہو اس پر، میرٹ پہ انصاف ملے، ان کو نہیں سننے کو تیار آپ. بہرحال
इस तरह के फैसले सादिर कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान का कोई इससे अच्छा इमेज डेवलप नहीं होगा, ये मैं आपको बताऊं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है जो कुछ हो रहा है। सिलेक्टेड जजेस जो कुछ कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत के मुझे नोटिस ना भेज दें, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन हुआ ये है। अच्छा, एक और बड़ा क्या हुआ कि जी जो इस्लामाबाद में दफ्तर है पीटीआई का, मसमार किया गया और बहुत सारे लोग कह रहे हैं बड़ी ज्यादती हुई। हालांकि एमकेएम के दफ्तर कराची में मसमार हुए, उस पर तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इनके दफातर पे इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, दुश्मनी नहीं है लेकिन बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि पहला नोटिस दिया था उस ज़माने में गवर्नमेंट पीटीआई की थी 2020 में इस दफ्तर के हवाले से जिसको मस्मार किया गया। दूसरा नोटिस 2021 में आया, फिर भी उनकी हुकूमत। तीसरा नोटिस फिर भेजा इदारे ने, सीडीए ने। तीसरे नोटिस के बाद भी उन्होंने सुनना तक गवारा नहीं किया, आना तक गवारा नहीं किया। तो उस वक्त की क्योंकि हुकूमत में थे, हुकूमत में जब होता है आदमी तो कहाँ सुनता है, वो कहता है ये सीधे सी। क्योंकि जिस तरह उन्होंने वो दफ्तर बनाया हुआ था, एक हाइट मखसूस हाइट होती है, उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद बताया जाता है कि जी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कहाँ तक आप बना सकते हैं, उसका भी ख्याल नहीं किया। इर्द गिर्द के जो प्लॉट थे कहा जा रहा है उनको भी शामिल कर लिया। बड़ा ये लंबा केस था, तजावज़ात में आता था, तो इसलिए उन्होंने सेक्रेटेरिएट जो है वो गिराया। और भारत ये साफ चली, शफाफ चली, जो मोटो था इस पार्टी का वो आपके सामने है। ये प्लॉट नंबर अगर कहते हैं वो बता देता हूँ, प्लॉट नंबर 1AGA4 और इसके साथ जो प्लॉट थे उलहिक्का, उस पर ये सारी कहानी हुई है। अच्छा, जाते जाते एक और के इलेक्ट्रिक की मुनाफकत और कराची के हवाले से, बल्कि दो खबरें हैं मेरे पास। एक तो ये हुआ कि कराची पाकिस्तान का पहला शहर है जहां अब बगैर इजाज़त ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये खबर, तफसीली खबर बताऊंगा आपको कि अब जो बोरिंग वोरिंग हम और आप करा लेते हैं ना, अब देखिएगा क्या होता है। पाबंदी के इलेक्ट्रिक की मुनाफकत, के इलेक्ट्रिक की मुनाफकत, मैं और आप अगर एक माह के इलेक्ट्रिक का बिल, बिजली आए ना आए, बिल भरे ना भरे, अगर ना भरे हम तो बिजली काट दी जाती है। मुनाफकत देखिए, सिंध हुकूमत पर 9 अरब 20 करोड़ रुपए वाजिब अदा हैं के इलेक्ट्रिक के, जबकि वाटर बोर्ड पर 5 अरब रुपए वाजिब अदा हैं लेकिन बिजली नहीं काटी। आम शहरियों की, मेरी आपकी, मैं तो ज़्यादा तजर्बा है, एक माह बिजली का बिल किसी वजह से मैं नहीं भर सका तो बिजली काट के चले गए थे, और आपके साथ भी ये होता होगा यकीनन। लेकिन सिंध हुकूमत की, वाटर बोर्ड की, जहाँ अरबों रुपए इन्होंने देने हैं उसके इलेक्ट्रिक के, काटे ना बिजली उनकी। ये मुनाफिकाना रवैया है। एक ही मोहल्ले में अगर 10, मिसाल दे रहा हूँ, 10 घर हैं और 3 घर बिजली के बिल नहीं दे रहे, 7 दे रहे हैं, तो 10 के 10 घरों की बिजली बंद कर दी जाएगी। ये कौन सा इंसाफ है? जो 7 दे रहे हैं उनको तो बिजली दें आप, जो नहीं दे रहे बिजली के बिल, 3 उनके अगर आप काटते हैं तो समझ में आता है कि जी इन्होंने बिजली के बिल नहीं दिए। आप कहते हैं नहीं, चूंकि वो उस मोहल्ले में 3 लोग नहीं दे रहे तो 7 लोगों का कसूर क्या है? उनका ये कसूर है कि बिजली के बिल भर रहे हैं। यानी कि कोई कत्ल कोई करे, पकड़ पड़ोसियों को ले जाके, आपके चूंकि आपके पड़ोस में है तो लिहाजा आप, आपको फांसी देंगे हम। अजीब व गरीब निज़ाम, अजीब व गरीब इंसाफ, अजीब व गरीब जजेस, अजीब व गरीब अदालतें, अजीब व गरीब इंसाफ, अजीब व गरीब नोटिस, अजीब व गरीब केसेस। तो फिर मैं ये कहूँगा, सेलेक्टेड जजेस नामंजूर। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आपकी आरा का रहेगा इंतजार। मुल्क के लिए सोचिए, आगे बढ़ाने के लिए, ताकि सबको साथ लेकर चलने के लिए। लेकिन इस तरह सेलेक्टेड जजेस सेलेक्टेड इंसाफ ना करें। आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी इजाज़त।